स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस का जो मस्ट डू है आपका, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 4, 5, 8, 9 और 12 सभी चैप्टर्स के मस्ट डू के क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके वो सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इन सभी को प्रिपेयर करना। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें जो लैंग्वेज दी हुई है ना, वो याद करने में तो आसान होती है, साथ ही साथ बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो आप इससे याद करोगे, इससे लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे, है ना। तो इस वीडियो में तो हम लोग चैप्टर 13 करेंगे। और जो साइंस का जब हमारा मस्ट डू का क्वेश्चन आंसर सारे चैप्टर्स का हो जाएगा, इसके बाद एक चैप्टर रह जाएगा, उसके बाद हम लोग इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है क्लास 10th के इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है 27 अप्रैल को है, तो अब उसके लिए मेरे को आपको प्रिपरेशन करानी है। तो हम कल परसों से उसका भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। ज़्यादा हमको सारा सिलेबस का क्या करना है, रिवीजन करना है। तो सभी सब्जेक्ट्स की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको इस पर डाल दूँगी। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पे बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ ही। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर को तो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तब आपको ये शायद क्वेश्चन आंसर्स में उतना श्योरिटी ना हो या फिर कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए तो पहले आप जाके वो वीडियो देखिए। उसकी वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। आपको क्या लिखना है, 3 गुण लिखना है। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर होगा ये जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको करने हैं, है ना। तो और खासकर तो साइंस के एग्जाम में तो आपको ये सारे क्वेश्चन लर्न करके ही जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले और उसके बाद इसके आंसर का स्क्रीनशॉट लेके उसे भी लिख लीजिएगा। इतना क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो होती क्या है, और 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। तो आइए इसके आंसर पर चलते हैं। इसका आंसर सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है ना, ये लिखना है आपको। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट में पूछा था कि प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करते, तो इसमें आपको इसका 4 पॉइंट लिखना है बस। जो मैंने येलो कलर से मार्क किया वो आपका आंसर नंबर 2 है। मार्क कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, ये वाला नियम लिखना है। लेकिन अगर आपसे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम पूछा जाता है तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो दाहिने हाथ, इसमें केवल दाहिने हाथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको ये लिखना है। जो ग्रीन कलर से मार्क किया मैंने वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, इस आंसर के साथ, थर्ड क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको एक चीज़ करनी है। क्या करनी है, ये डायग्राम बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम में मान लो आता है और अगर आपको डायग्राम बना दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, अगर कहीं कटने होंगे तो नहीं कटेंगे, है ना। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद आइए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में बात आई क्या है क्वेश्चन, देखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिए मार्किंग भी लिखी है यहाँ पे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। देखिए, ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और उसके बाद है हमारा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का, इसका भी आंसर जो रेड कलर से मार्क है वो होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डायग्राम ज़रूर बनाना है। डायग्राम से मुकरना नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में कैसे चलेगा। तो इसलिए डायग्राम ज़रूर बनाना है। ठीक है, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की
क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसमें मस्ट डू में जो है बस 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके आंसर में, लेकिन आपको अपनी NCERT जो बुक है आपकी, उसमें से इसके बारे में थोड़ा 2-3 लाइन भी लिखना है, ऐड करना है। ठीक है, आपका काम है, आप सपोर्ट मटेरियल आपको जो मिलती है या फिर जो NCERT होती है उसमें से आप इसके बारे में थोड़ा लिखें। विद्युत धारा की मात्रा और घुमावों की संख्या। ठीक है, तो परिनालिका के जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था कि परिनालिका क्या होती है ना। तो परिनालिका के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इस तरह से परिनालिका के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इनको कैसे बढ़ा सकते हैं? तो 2 कारक होते हैं इनको बढ़ाने की। एक तो विद्युत धारा की मात्रा में वृद्धि करके और घुमावों की संख्या को बढ़ाकर। तो ये जो ग्रीन पेन से मार्क है ये आपका आंसर नंबर 6 हो गया। उसके बाद हमसे आंसर नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि परिनालिका क्या है, हम परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये भी मैं तो कह रही हूँ कि इस मस्ट डू में जितने भी क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछे कि परिनालिका के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन वही है, लेकिन इसको 3 नंबर में पूछा है। क्या ऐड कर दिया है इसमें? ऐड कर दिया कि परिनालिका क्या होती है ना। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या लिखना है? परिनालिका की डेफिनेशन लिखनी है। तो फर्स्ट पार्ट, इनको 2 पार्ट में 7 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया। एक तो परिनालिका क्या है और उसको और इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये होगा कि परिनालिका क्या है, जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया, आप लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि इसकी संख्या को क्या बढ़ाएंगे, तो वो 6th पार्ट वाला ही आंसर इसमें भी आएगा। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे 7th का सेकंड पार्ट भी लिख दिया। तो यही दोनों चीज़ें 7th के सेकंड पार्ट में भी आएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, विद्युत मोटर के कार्य। इस पे एक जरूर क्वेश्चन आएगा विद्युत मोटर के टॉपिक पर। इसका सिद्धांत लिखना है। क्या लिखना है? विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है आपको। ठीक है, अब विद्युत मोटर का सिद्धांत इसमें बड़े ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लो। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, जो ब्लू कलर से अभी मार्क हुआ है। ठीक है, आइए इसको रीड कर लेते हैं। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत का मोटर का सिद्धांत है, ठीक है, जो मोटर चलती है, जो पंखों वंखों में लगी होती है, उसका सिद्धांत किस चीज़ पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, कि विद्युत धारा जो है वो किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसके आधार पर इसका सिद्धांत स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है। हमें कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर के आयताकार कुंडली, ब्रुश और जो विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? विभक्त वलय कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में ना समझ आए तो हिंदी में ही पढ़ लेना आप। ओके, तो इन सारी चीज़ों का, इन 3 चीज़ों का कार्य समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन नहीं आता तो इससे रिलेटेड ज़रूर आएगा। ठीक है, देखो आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या आ जाए, नहीं पता ना, तो इसलिए हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये जो रेड कलर से जो मार्क है 3 पार्ट में, आयताकार कुंडली का कार्य बताया, ब्रुश का और विभक्त वलय का कार्य बता रखा है, तो विद्युत मोटर के भागों का कार्य बता रखा है। ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 9। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं वो लोग, है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर ये होगा जो ग्रीन कलर से मार्क है, कि बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई कुंडली में प्रेरित धारा के उत्पादन की घटना को, है ना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है चेंज हो रहा है और उसमें यदि हम विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है मैंने इसी में लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसका आंसर मस्ट डू में मतलब इसमें नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ढूंढ के यहीं पे लिख दिया कि, और मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा, लेकिन मैं आपको डिफाइन पूरा करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा लंबा लिखना है ना, तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसे भी लिख सकते हैं। समझ में बात आई आपको? क्योंकि ये जो आंसर है, जो बी और सी पार्ट है, वो 2-2 नंबर का होगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 2-2 नंबर का आएगा, है ना, या फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको भी नोट कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे, फर्स्ट को जो 10th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपसे पूछ रहे कि वो कौन सा सिद्धांत है जिसे रमेश सर प्रदर्शित करना चाहते हैं। उससे पहले तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो ये पढ़ लेते हैं हम। रमेश सर अपनी कक्षा में प्रायोगिक व्यवस्था के साथ एक प्रयोग दिखा रहे हैं। ठीक है जी, वो एक प्रयोग दिखा रहे हैं। अब हमें क्या कह रहा है कि जिसे चित्र में दिखाया गया है, अब आप चित्र में देखो ये किसका डायग्राम है।
ये कुंडली है, उसके चारों तरफ फेरे हैं और उसमें चुंबक को ले जाया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जा रहा है। किसका उत्पादन किया जा रहा है? विद्युत धारा का। अभी मैंने आपको बताया विद्युत धारा का उत्पादन करने को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो डायरेक्टली हमारा आंसर निकल कर आ गया कि जो रमेश सर है वो कौन सा क्या चीज़ का प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसका ये आंसर आपको लिख देना है। उसके बाद ख आपसे क्या पूछ रहे कि जब चुंबक को कुंडली के मध्य अंदर और बाहर घुमाना हम शुरू करते हैं, मतलब उसको अंदर ले जाएंगे बाहर ले आएंगे, तो क्या देखा जाएगा? तो क्या देखेंगे हम? जो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? तो इसके अवलोकन का विक्षेपण करें तो पहली चीज़ तो ये होगी कि इससे विद्युत धारा का उत्पादन होगा, है ना। पहली चीज़ तो ये होगी। अब जो मैं बोल रही हूँ आप उसको भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि जब चुंबक को कुंडली के माध्यम से, है ना, जब चुंबक को कुंडली के माध्यम से अंदर और बाहर घूमना शुरू कर देंगे तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण जो है कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्योंकि ये सापेक्ष गति के कारण लंबवत है, इसलिए विद्युत धारा की जो है मात्रा उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी, है ना। ये भी थोड़ा सा इसको लॉन्ग करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हमसे ग पार्ट में क्या पूछ रहा है? ग में पूछ रहे हैं कि उस स्थिति पर विचार करें जब कुंडली के अंदर और बाहर जो है आपका जो चुंबक है वो जा रहा है, और दो परिवर्तन बताएं जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण को बढ़ाने के लिए किए जाएंगे। मतलब कि गैल्वेनोमीटर, जब आप यहाँ पे जो ड्राइंग से हम समझते हैं कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लग रखा है, इसमें विक्षेपण को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए जा सकते हैं। तो बहुत ही सरल चीज़ें हैं कि अगर हम पहली चीज़ें ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ, अगर हम इस कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें, है ना, क्या करेंगे हम? फेरों की संख्या बढ़ा देंगे। तो फेरों की संख्या बढ़ाने से क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा तो क्या होगा? विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होने लगेगी और गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि फेरों में वृद्धि करके। दूसरा, मजबूत चुंबक का प्रयोग करके, कि अगर हम इस पार्ट में ना करें कुछ, और अगर हम चुंबक जो है वो स्ट्रॉन्ग लगाए, ठीक है ना, अगर हम चुंबक बहुत स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगा तो फिर से जो है उसमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। तो ये दोनों कारकों द्वारा क्या किया जा सकता है? इन दोनों ही कारकों द्वारा जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? मजबूत चुंबक का प्रयोग करके, मैंने अब को अभी डिफाइन किया, और फेरों में वृद्धि करके, है ना, फेरों में वृद्धि करके, यानी जो कुंडली इस प्रकार से लगी होती है उसमें वृद्धि कर देंगे। तो उसके बाद सी का सेकंड पार्ट क्या पूछे कि क्या गैल्वेनोमीटर के अवलोकन में कोई अंतर है कि जब हम मतलब कि जब बाहर था चुंबक और जब अंदर जाता है, तो ये सारी चीज़ें जब अंदर जाता है बाहर आता है तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण होता है? जी बिल्कुल होता है। होता है या नहीं होता है? होता है ना। अब देखो, जब ये इसके अंदर जाएगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो मान लेते हैं कि इस बार जो है इस साइड विक्षेपण होगा, और अगर हम इसको बाहर लाएंगे तो फिर से विक्षेपण होगा, लेकिन पिछली की विपरीत दिशा में। यानी अगर पिछली बार इस साइड दिशा में हुआ था तो अब इस साइड दिशा में होगा। और अगर हम उसको रोक दें, है ना, मान लो अंदर ले जाकर ऐसे रोक दे यहीं पे, तो क्या होगा? ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा कि भाई अब बिल्कुल विक्षेपण नहीं होगा, वो अपनी स्थिति पर रुक जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। तो इसमें आप लिखोगे कि विपरीत दिशा में विक्षेपण होगा। इसको मैं एक बार आपको डिफाइन कर देती हूँ, आप उसको भी लिख लीजिए क्योंकि इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखना होगा, है ना। तो जब चुंबक स्थिर कुंडल से अंदर जाता है, जब चुंबक क्या होता है? स्थिर कुंडल से अंदर जा रहा है, जब जो चुंबक है वो स्थिर कुंडल से अंदर जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में माना कि इस बार अंदर गया तो माना कि बाई ओर विक्षेपण हुआ, कि किस साइड हुआ? बाई ओर विक्षेपण हुआ। लेकिन और थोड़ी देर बाद जब हम उसको इस बार जब हम उसको बाहर ले आते हैं, ठीक है, अंदर गया तो बाई ओर विक्षेपण हुआ, लेकिन जब चुंबक वापस से बाहर आ गया तो क्या हुआ? माना कि इस बार दाईं ओर विक्षेपण हुआ, है ना। तो इस प्रकार आप लास्ट में लिख सकते हैं कि इस प्रकार गैल्वेनोमीटर के अवलोकन में जो चुंबक है वो अंदर बाहर आता जाता है, और जो
विक्षेपण है वो विपरीत दिशा में होता है। मेन लाइन क्या है कि जो विक्षेपण है वो विपरीत दिशा में होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस हो गए। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से बता दिए और ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। अब हमको बिल्कुल फास्ट रिवीजन करनी है, ठीक है, बिल्कुल फास्ट रिवीजन करें और उसके लिए आप सब रेडी हो जाइए, चैनल पर बने रहिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उनको शेयर करा करिए, वीडियो आप शेयर करेंगे तो वो भी देखेंगे और सभी बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए, सभी के नंबर अच्छा आना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही मिलेंगे, जब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलते हैं।